Hello, Vachcha Party. Hi, this is Sonali. In this session, we will be dealing about the human excretory system. So, सबसे पहले जानेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, क्या ऑर्गन है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या क्या प्रोसेस है ये जो इस पूरे पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सक्रीशन ओहो हो, वी हैव ऑलरेडी सीन कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो एक्सक्रीशन इज जस्ट अ मेथड टू रिप्लेस और टू रिपेल द वेस्ट आउट ऑफ योर बॉडी, राइट। तो हमने देखा सबसे पहला कि एक्सक्रीशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक लाइफ प्रोसेस है, राइट। तो लाइफ प्रोसेस हमने 4 लाइफ प्रोसेस स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। हम पहला हमने न्यूट्रिशन देख लिया था, ओके, न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, फिर अब देख रहे हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। तो ठीक है, ये लास्ट हमारा प्रोसेस है बिकॉज इसके बाद इट विल बी कम्प्लीटली ओवर, क्योंकि इसमें 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस हमें पढ़ने थे और चारों के हम 4th के एंड स्टेज पर है, राइट। नाउ सो एवरी लाइफ फॉर्म, मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर इट इज़ प्लांट, एनिमल और एनी अदर सिंगल सेल और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, राइट। हर एक ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता है कि नहीं करता है, आप ही करते हो, आपकी बॉडी में हर एक प्रोसेस होता है, ठीक है। सो जब भी प्रोसेस होता है तो उससे कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो वो जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, दैट टॉक्सिक वेस्ट, उसको बॉडी में तो कम्प्लीटली पैक करके नहीं रख सकते बिकॉज वेस्ट है, तो वेस्ट को बाहर जाना पड़ेगा, राइट। तो ये जो वेस्ट का रिमूवल है, दिस इज योर एक्सक्रीशन। नाउ अब ये जो एक्सक्रीशन है हर एक बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हर एक बॉडी में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे ह्यूमंस में वी हैव कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गन्स विच आर परफॉर्मिंग दिस फंक्शन, इसलिए हम उसे कह देते हैं कि एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे पास, राइट। बट मोस्टली इन द लोअर ऑर्गेनिज्म हमने देख लिया था कि एक्सक्रीशन लोअर ऑर्गेनिज्म में किसके थ्रू होता है, कुछ में डिफ्यूजन के थ्रू होता है, कुछ में लोअर ऑर्गेनली के थ्रू होता है। नाउ हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। पहली चीज़ तो सबसे बड़ी बात की कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर है, विच हैव अ प्रॉपर डिफिनीशन ऑफ देयर बॉडी, और वी कैन से दे आर स्ट्रेटिफाइड, राइट। तो हमारी बॉडी में जैसे अगर आप देख लो ह्यूमंस, राइट, वी हैव सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन्स, लाइक क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट योर किडनीज। ओहो हो, किडनीज, राइट। सो किडनी के बारे में आप थोड़ा बहुत पहले से भी जानते होंगे कि किडनी में बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो जाती है, कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, बट किडनी का मेजर रोल क्या है, राइट। सो किडनी बेसिकली परफॉर्म्स इट बिकॉज इट प्योरीफाइज ऑल ऑफ योर बॉडी ब्लड, मतलब आपकी बॉडी का जितना भी ब्लड है उसको सबको प्योरीफाई कर डालती है। और उससे क्या होता है, अब प्योरीफिकेशन हो रहा है तो कुछ वेस्ट बनेगा, तो वो जो वेस्ट है दैट टॉक्सिक वेस्ट इज बेसिकली रिच इन नाइट्रोजन सोर्स, ठीक है। आप कह सकते हो आपकी बॉडी में प्रोटीन जब भी बन रहा होता है हमेशा नाइट्रोजन एक बहुत बड़ा सोर्स रहता है वेस्ट का, तो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को हम रिमूव कर देते हैं थ्रू किडनीज। नाउ अब देखते हैं कि ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या चीज़ों से बना होता है, और वी कैन से हाउ द विच ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन दिस। तो सबसे पहले human excretory system is composed of various organ. First is your a pair of kidney, that means there are 2 kidneys. A pair of ureter, again a pair, that means there will be 2 ureter. A urinary bladder, because there is a single bladder, sac-like structure, and a urethra. Urethra is an opening which is found in the urinary bladder which helps in the maturation, or we can say जब हम urine out करते हैं that process is through urethra. Now you can see in this figure there is 2 bean shaped organ. ये bean shaped organ को हम kidney कह रहे हैं, they are again a pair. Then यहाँ पे blue वाली जो vein है, ये this is your vein representing the vein, और आप कह सकते हो renal vein, और the one which is carrying the blood in to the किडनी, जो ब्लड लेकर आ रही है उसे हम कह देते हैं आर्टरी, और वी कैन कॉमनली कॉल्ड एज रीनल आर्टरी और रीनल वेन, राइट। सो रीनल वर्ड जब भी आता है दैट इज बिलोंगिंग टू योर किडनी, तो किडनी जब भी हम यूज़ करते हैं दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। नाउ अब जो देखने वाली बात है ये कि किडनी में क्या ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो किडनी ही क्यों परफॉर्म करता है एक्सक्रीशन। सबसे पहली चीज़, क्यों भैया हमारे लिवर, हमारा हार्ट क्यों नहीं कर देता है, राइट। सो किडनी क्यों एक मेजर ऑर्गन है फॉर द एक्सक्रीशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस, तो सबसे पहले देख लीजिए आप कि किडनी से दोनों तरफ से देयर आर अ लॉन्ग ट्यूब विच इज एक्सटेंडिंग डाउन, और ये जो लॉन्ग ट्यूब जो आ रही है दिस इज कॉल्ड एज योर यूरेटर्स, और ये जो यूरेटर्स है दोनों ओपन होते हैं इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। एंड ये यूरिनरी ब्लैडर इज द टेम्पररी स्टोरमेंट, मतलब यहाँ पे ना कुछ वक्त के लिए ही जो आपका यूरिन है दैट इज बीइंग स्टोर्ड। कब तक, जब तक देर इज अ सेंसेशन ऑफ मिक्सचरेशन और टू पास द यूरिन आउट, तब तक ये ब्लैडर में सेव्ड रहते हैं, राइट। नाउ
हेयर जो आपका सबसे फर्स्ट ऑर्गन है जिसको हमें पढ़ना है, दैट इज़ योर किडनी. सो किडनी, यू कैन सी इन दिस फिगर, आई हैव टेकन दिस फिगर. तो यहाँ पे किडनी में एक जस्ट ओवरव्यू दिखाया है, एक ट्रांसफर सेक्शन दिखाया है किडनी का. तो इसमें एकदम बहुत अच्छे से दिख रहा है, एक ब्लू कलर की वेन आ रही है एंड एक नॉर्मल ब्लड वेसल है विच इज़ बेसिकली कंटेनिंग द क्लीन ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वी कैन से जिसमें सारे कंटेंट्स ब्लड में हैं. ना तो ये कैसे एंटर कर रहा है और कैसे इसमें प्रोसेस हो रहा है ये देखते हैं. सो सबसे पहले किडनी है. किडनी बेसिकली एक पेयर्ड बीन शेप्ड ऑर्गन है, बीन शेप स्ट्रक्चर है जिसका नॉर्मल साइज 10 to 12 सेंटीमीटर होता है इन लेंथ एंड इट वेज अबाउट 120 to 150 ग्राम, राइट, नॉर्मली. लेकिन ये सिचुएटेड कहाँ है? आपकी वर्टिब्रल कॉलम में, लोअर साइड, लोअर एब्डोमिनल में, वर्टिब्रल कॉलम की आइदर साइड एक ही किडनी आपकी प्रेजेंट होती है. सो सबसे पहले देखने का क्या है कि जो आउटर स्ट्रक्चर है दिस आउटर फॉर्म, ये जो किडनी के फिगर में आप देख सकते हैं, ये आउटर वाला जो फॉर्म है, दिस इज योर कैप्सूल, राइट. तो कैप्सूल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द किडनी, राइट. तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको कैप्सूल बोल देते हैं, जबकि इन आउटर मोस्ट लेयर में देयर आर 2 जोन्स, ठीक है. अब ये ना जोन्स डिवाइड किस बेसिस पे होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ. आउटर जोन को हम जनरली कह देते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है. इनर जोन को जनरली कह देते हैं मेडुला. सो इनर जो मेडुला है, आउटर कॉर्टेक्स है. सो इस बेसिस पर कुछ कुछ नेफ्रॉन्स का प्लेसमेंट भी होता है. ओहो हो, मैंने नेफ्रॉन नाम ले लिया, ठीक है. अब ये जो नेफ्रॉन मैंने कहा ये क्या है, ठीक है. सो नेफ्रॉन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पूरे सेशन में सुनना है, समझना है. और ये जो क्या है कि नेफ्रॉन बेसिकली आपका फंक्शनल यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट मतलब आखिरकार यही एक्चुअल साइट है जहाँ से किडनी बेसिकली ब्लड को फिल्टर कर रहा है ना. देयर आर 2 बेसिक पार्ट्स ऑफ योर नेफ्रॉन, ठीक है. फर्स्ट इज योर ग्लोमेरुलर पार्ट विच इज़ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी, जिसमें सिर्फ कैपिलरी का एक गुच्छा है, ठीक है. सो वो एक इस तरीके से है बिकॉज दे आर अपीयरिंग लाइक अ सीव, जो छन्नी की तरह दिखता है. सेकेंड थिंग इज द रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल मीन्स रीनल अगैन मतलब किडनी से रिलेटेड है. ट्यूब्यूल का क्या मतलब है? अलॉन्ग द ट्यूब्स, राइट. तो ट्यूब्स से पूरा आपका स्ट्रक्चर बना है, क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर में मतलब नेफ्रॉन में यू विल सी द ट्यूब्स. हियर यू कैन सी, ये भी एक ट्यूब है. यहाँ से जो डाउन डायरेक्शन में जा रहे हैं दिस इज अगैन अ ट्यूब. अपवर्ड में आ रहे हैं वो भी ट्यूब है. एंड देन एवरी पार्ट ऑफ योर नेफ्रॉन इज कंसिस्टिंग ऑफ योर ट्यूब्स. तो ये जितने भी ट्यूब्स हैं दीज आर बेसिकली रीनल, क्योंकि किडनी से रिलेटेड है. सो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं और वी कैन से किडनी के ट्यूब्स हैं. सो इसमें बोमेंस कैप्सूल एंड रीनल ट्यूब्यूल्स आएंगे, जिसमें रीनल ट्यूब्यूल्स में पीसीटी एंड डीसीटी. अब ये पीसीटी डीसीटी क्या है ये भी देखेंगे. तो सबसे पहले लूप ऑफ हेले. सो लूप ऑफ हेले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का. कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो एक बेसिकली ये गुच्छा दिख रहा है, दिस इज़ योर ग्लोमेरुलस. इसके बीच में एक कप शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज़ योर बोमेंस कैप्सूल. एंड द फर्स्ट पार्ट विच इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम दिस बोमेंस कैप्सूल, तो इस कैप्सूल से जो निकल रहा है, इस कैप्सूल से जो इनिशियल पोर्शन निकल रहा है, दिस इज़ योर पीसीटी. सेकेंड पोर्शन विच इज़ अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर, जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस बेसिकली लूप ऑफ हेनले है. एंड द लूप ऑफ हेनले इज एक्सटेंडिंग मोर टुवर्ड्स डीसीटी एंड देन योर कलेक्टिंग डक्ट. तो ये 4 बेसिक पोर्शन है जो ट्यूबल के डिविजन्स है, राइट. सो ये 4 डिविजन्स है. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये यू शेप्ड जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज योर लूप ऑफ हेनले. और लूप ऑफ हेनले बेसिकली एक तरफ से तो पीसीटी से अटैच्ड होता है और दूसरी तरफ से डीसीटी से अटैच्ड होता है. यानी कि पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड डीसीटी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है. सो पीसीटी और डीसीटी से आगे और पीछे दोनों तरफ से घिरा हुआ है. नाउ यूरेटर्स बेसिकली सेकंड पोर्शन है जहाँ से किडनी अपना सारा का सारा यूरिन फ्लो डाउन करा देती है. यानी कि आप बेसिक यूरेटर बेसिकली लॉन्ग ट्यूब्स हैं, ठीक है, विच इज़ एक्सटेंडिंग आउट फ्रॉम द किडनी. तो किडनी से निकल रहे हैं बाहर. अब ये जो बाहर निकल रहे हैं ना, ये पूरा किडनी से फिल्टर आउट किया हुआ यूरिन निकाल देते हैं बाहर. कहाँ निकाल देंगे? दे विल बेसिकली पोर द होल सिक्रीशन इनटू अ ब्लैडर और वी कैन से अ सैक लाइक बैग, ठीक है. सैक और बैग मतलब आप कह सकते हो एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें ही ये सारा का सारा यूरिन स्टोर हो जाता है. एंड दैट बैग लाइक स्ट्रक्चर जो मैं बोल रही हूँ, दैट इज़ योर यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है. सो अब आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर पे. तो यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली पूरा स्मूथ मस्कुलर बैग है, ठीक है, सैक है. और इस स्ट्रक्चर में बेसिकली स्टोर होता है यूरिन. और यूरिन तब तक स्टोर होता है जब तक मिक्चुरेशन क्या होता है? मिक्चुरेशन यानी कि
इट्स एन अर्ज टू एक्सपेल द यूरिन आउट ऑफ योर बॉडी, मतलब आपकी बॉडी से यूरिन जब पास ऑन करना होता है तो ब्लैडर एक तरीके का सेंसेशन देता है टू योर ब्रेन एंड देन मिक्सचरेशन ऑकर्स. नाउ अब फोर्थ पोर्शन जहाँ से बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर रिमूव कैसे करता है यूरिन, दैट इज the urethra. So urethra is a small tube because it extends from your bladder. तो एकदम छोटी सी ट्यूब होती है. Basically it comes from urinary bladder और it expels the urine out of your body. Furthermore, usually urethra is longer in males as compared to females, because in females we have shorter urethra as compared to males. Now in males it functions as a dual organ, or we can say it has a it actually act as a common path for both sperm and urine, right? So sperm and urine के लिए common path है आपका urethra. Second thing कि अब structure of nephron देखेंगे हम. nephron यानी कि वो ऑर्गन जिससे, जैसे हम फंक्शनल यूनिट का नाम दे रहे हैं बिकॉज किडनी में यही एक एक्चुअल ऑर्गन है जहाँ पे ये सारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है. नेफ्रॉन हमने देख लिया फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है. सेकेंड थिंग कि ये जो नेफ्रॉन है ये एक दो में नहीं बिलियंस में फाउंड होते हैं एक किडनी में. सो देर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इन वन सिंगल किडनी. और सबसे बड़ी बात है कि सारे के सारे नेफ्रॉन आपके एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और सब के सब एक साथ ही यूरिन का बेसिकली ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं टू फॉर्म यूरिन. नाउ ये जो कोऑर्डिनेशन का फंक्शन है, राइट, ये पूरा ब्लड को फिल्टर आउट कर देता है. इट रिमूव्स द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. अब इसके पार्ट क्या क्या है. सबसे पहला इनिशियल पार्ट आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाते हैं. देखिए सो इसमें क्या है, सबसे पहले ये जो रेड कलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस रेड कलर ब्लड वेसल्स हियर, यहाँ पे गुच्छा बन चुका है. वो कैन से इट इज़ कॉल्ड एज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. तो टफ्ट है या गुच्छा है, तो ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं. सो ग्लोमेरुलस क्या है, सो ग्लोमेरुलस इज अ टाइप और वी कैन से इट्स अ कॉइल्ड बॉल और टफ्ट ऑफ कैपिलरी विच इज़ फाउंड इन द बोमन्स कैप्सूल. बोमन्स कैप्सूल इज अ सी शेप्ड कप. इस कप में यहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फाउंड हो रही है, राइट. सो ये टफ्ट बेसिकली ग्लोमेरुलस है एंड ये दिस कप इज बोमन्स कैप्सूल. ठीक है. सो रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, दो चीज़ें मैं बता चुकी हूँ. रीनल आर्टरी इज द आर्टरी विच कैरीज द ब्लड इनटू योर किडनी. तो किडनी तक जो ब्लड लेकर आ रही है दैट इज़ योर रीनल आर्टरी, और जो रीनल वेन है जो आपकी ब्लड को लेके जाती है. ठीक है. सो रीनल आर्टरी वो ब्लड लेके आने वाली आर्टरी है. सो दैट मीन्स उसमें सारे के सारे ब्लड कॉन्सिक्वेंस होंगे, चाहे वो आपका प्लाज्मा हो, चाहे वो आपके आरबीसीज हो, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, एवरीथिंग विल बी देयर. ठीक है. सो रीनल आर्टरी वो कैरी करेगी. दूसरी चीज़ कि जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस बेसिकली सीव लाइक स्ट्रक्चर है. सी मतलब छन्नी की तरह. तो छन्नी की तरह यानी कि आपकी जो मेजर बड़े बड़े सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, वो बेसिकली फ़िल्टर आउट ना हो जाए, या आप कह सकते हो कि वो यूरिन में ना चले जाएं. इसका काम जो देखता है दैट इज़ योर ग्लोमेरुलर. सो ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेशन अगर थोड़ा भी डिसबैलेंस हो जाता है तो देयर इज़ अ मेजर चांसेस दैट मे बी आपके जो आरबीसीज हैं, जो आपके इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं ब्लड के, वो भी एंटर कर जाए यूरिन में. सो वो नहीं होना चाहिए. तो टू प्रिवेंट दिस दे एक्ट एज अ सीव और दे एक्ट एज अ छन्नी. ठीक है. तो यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन कर देता है. सेकेंड थिंग कि जो बोमन्स कैप्सूल है, यानी जिसमें आपका ग्लोमेरुलर फिटेड है, ठीक है, तो ये जो बोमन्स कैप्सूल है ये द फोरमोस्ट पार्ट है, आगे का पार्ट है आपकी नेफ्रॉन का. ठीक है, ये इनिशियल पार्ट. नाउ इसी में पूरा टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल, या आप कह सकते हो कैपिलरी सिचुएटेड है. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अब मैंने क्या कहा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है बिकॉज ग्लोमेरुलर मीन्स ग्लोमेरुलस से, फिल्ट्रेशन मीन्स टू फिल्टर आउट. तो वो फिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलस करा रहा है, तो होता क्या है कि जो भी फिल्टर आउट हो गया इस ग्लोमेरुलस से, ठीक है, इट विल एंटर इनटू बोमन्स कैप्सूल. यानी कि बोमन्स कैप्सूल इज़ द साइट जहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद सब सारे के सारे मटेरियल जो है वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है बोमन्स कैप्सूल में. ठीक है. सो बोमन्स कैप्सूल एक्चुअल लोकेशन है जहाँ पे ये ऑब्जॉर्प्शन हो रही है. नाउ जो आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ब्लड सेल्स है, ठीक है, ये सब के सब ऊपर मतलब विद इन दैट ट्यूब ही रह जाते हैं, वो ऑब्जॉर्ब नहीं होते बोमन्स कैप्सूल में. इसका मतलब ये है कि जब यूरिन फॉर्मेशन होगा तो उसमें कोई भी प्रोटीन, कोई भी ब्लड प्लाज्मा नहीं होना चाहिए. अगर वो बहुत छोटे ग्लोब्यूल है तब तो पॉसिबिलिटी है कि वो चले जाएंगे, बट मेजरली जो साइज़ है ना वो मैटर करता है. नाउ
तो अब देखते हैं कि ब्रोमस कैप्सूल देख लिया हमने. नाउ द थर्ड पोर्शन इज योर PCT यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आपका नेक्स्ट पोर्शन है जो बेसिकली ब्रोमस कैप्सूल का इनिशियल पोर्शन है, राइट. दिस इज योर PCT. सो PCT इज द एक्सटेंशन फ्रॉम द ब्रोमस कैप्सूल. तो ब्रोमस कैप्सूल के नेक्स्ट पार्ट आपका PCT है यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है. देन जो PCT है बेसिकली यहाँ पे एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. सी वॉट क्या होता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये एंटर करता है इन द ब्रोमस कैप्सूल करता है और वहाँ पे एक टफ्ट बना लेता है. होता क्या है कि जब ये एफरेंट मतलब ब्लड लेके आने वाली आर्टरी है, ठीक है. अब ये जो ब्लड आ रहा है यहाँ पे सबका फिल्टरेशन हुआ, सबका सब ब्रोमस कैप्सूल में आने लग गया है, ठीक है. लेकिन जो ब्लड है जिसमें सारे कंसंट्रेशन है अभी भी, वो क्या करता है कि यहाँ से एक इफेरेंट आर्टेरियोल वापस यहाँ से निकलती है और पूरे कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को यू कैन सी यहाँ पे पूरे ट्यूब्यूल को इसने वाइंड कर रखा है, पूरे चारों तरफ से घेर रखा है. सी ये जो चारों तरफ से घेरने वाली चीज़ है ना, दिस इज़ कॉमनली कॉल्ड एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज. पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज मतलब कि ऐसी कैपिलरीज जो ट्यूब्यूल के पेरीफेरी पे लाइंड है, मतलब ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ वो घिरी हुई हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंड दैट इज़ योर डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू जो भी ब्लड मटेरियल है, ठीक है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो यूरिन में पास ऑन हो सकता है या बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, ये सब का सब पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में हो जाता है सो दैट द यूरिन इज़ कम्प्लीटली कंसनट्रेटेड, ठीक है. सो कंसनट्रेटेड यूरिन हो इसके लिए वी हैव डिफ्यूजन प्रोसेस और डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए द बेस्ट मेम्ब्रेन इज़ देयर इन द कैपिलरी. तो कैपिलरी के पास बहुत सिंगल लेयर होती है, ये हम देख चुके हैं. तो कैपिलरी में सिंगल लेयर होने का मेजर रोल ये है कि वो डिफ्यूजन को कॉज कर सकता है. नाउ जो डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया, जो ये कैपिलरी फॉर्म हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है? दैट इज़ फ्रॉम इफेरेंट आर्टेरियोल. नाउ जो PCT है, PCT के 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो PCT के बाद आते हैं. PCT, लूप ऑफ हेनले एंड DCT विच इज़ द लास्ट फॉर्म. तो ये तीनों ही ऐसे ट्यूब्यूल्स हैं या आप कह सकते हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कम्प्लीटली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट मटेरियल हो जाता है. नाउ हियर ऑल द नेसेसरी मटेरियल, ठीक है, जितने भी नेसेसरी मटेरियल, आइदर वाटर, आइदर आयरन, either all the reusable material which is found in the blood, वो सबका सब reabsorb हो जाता है back into your blood in the capillary. कौन सी capillary? These are the peritubular capillary. So peritubular capillaries are the capillary in which the reabsorption is taking place. Now the loop of Henle. The loop of Henle is a hairpin like structure in this figure. ये जो लंबा सा structure है, the structure or hairpin like structure is called as loop of Henle. It is consisting of 3 portion जो downward direction में आ रहा है, मतलब descend कर रहा है, तो this is your descending limb. ये जो curve हो रहा है this is your U shaped limb या U limb. देन जो ascend कर रहा है यानी जो upper limb है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, that is your ascending limb of loop of Henle. So there are 3 portion which is divided in the loop of Henle. तो जो लूप ऑफ हेनले है, देखिए यहाँ पे कि लूप ऑफ हेनले सबसे पहली चीज़ कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का के आगे आता है बिकॉज इट लीड्स टू अ यू शेप्ड और हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लूप ऑफ हेनले कह रहे हैं. और ये जो लूप ऑफ हेनले है ये डिवाइड कर जाता है इनटू 3 बेसिक पोर्शन. फर्स्ट इज़ योर डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंड करना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जब यूरिन बनेगा, सो यू कैन सी, एक मिनट मैं एक ड्रॉप डायग्राम बनाती हूँ. सी दिस इज़ योर PCT एंड हियर दिस इज़ योर loop of Henle and this is your DCT and here is your collecting duct, right? So DCT और PCT के बीच में आपका loop of Henle situated होता है. and the most important thing is कि यूरिन के फॉर्मेशन की डायरेक्शन ये होती है. अगर ये यूरिन के फॉर्मेशन की डायरेक्शन, तो फर्स्ट ये वाली डिसेंडिंग हो रही है, देन आपका यू शेप एंड देन असेंडिंग. सो यू कैन सी कि सबसे पहले जो लिम्ब आ रहा है लूप ऑफ हेनले का, दैट इज़ योर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. सो सबसे पहले कौन से पार्ट में यूरिन एंटर कर रहा है? डिसेंडिंग लिम्ब पे, ठीक है. सो इनिशियल पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले, ठीक है, इनिशियल पार्ट क्योंकि इट इज़ द इनिशियल पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन. तो ये इनिशियल पोर्शन है ये PCT से जॉइंट होता है, ठीक है. एंड जो मेजर अमाउंट ऑफ वाटर है, यानी आपकी पूरे ब्लड के कंसंट्रेशन तो सब वाटर प्लाज्मा के थ्रू निकल जाता है. अब ये वाटर अगर बॉडी से निकल गया तो यू विल हैव अ ग्रेट लॉस ऑफ योर वाटर फ्रॉम योर बॉडी. और ये लॉस बेसिकली
नहीं होना चाहिए। सो लॉस मिनिमम वाटर का होना चाहिए। तो मिनिमम वाटर के लिए उस वाटर को बहुत 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 बार रीअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। हमने री बोला है, अब्जॉर्प्शन नहीं बोला, क्योंकि अब्जॉर्प्शन इज ऑलरेडी बीइंग टेकिंग प्लेस इन योर ग्लोमेरुलस, और आप कह सकते हो फर्स्ट टाइम बोमेंस कैप्सूल में पहले ही अब्जॉर्प्शन हो जाती है। लेकिन जो बचा कुचा मटेरियल है अब उसे हमें करना है रीअब्जॉर्ब, तो हम इसे इसलिए अब्जॉर्प्शन ना बोलकर रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और ये जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ये हो रहा है आपके पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की वजह से, जो कि आपके इस पूरे पूरे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के चारों तरफ राउंड कॉइल्ड अप है, और ये बेसिकली डिफ्यूजन के लिए ग्रेटर सरफेस एरिया प्रोवाइड करने का काम करती है। ओके, सो ये यहाँ से सारा का सारा जो ट्यूब्यूल से वाटर फ्लो कर रहा होगा वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में डिफ्यूज आउट हो जाता है, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में तो ब्लड फ्लो कर रहा है, तो उस ब्लड में आपका वाटर कंसंट्रेशन दोबारा मेंटेन हो जाता है। ठीक है, सो सेकेंड पोर्शन ऑफ योर लूप ऑफ हेनले इज योर यू शेप्ड बेंड, यानी कि जो इनिशियल यू शेप बेंड है ये सेकेंड पोर्शन है आपके लूप ऑफ हेनले का, और ये फाउंड होता है इन बिटवीन योर डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। राइट, अब यहाँ पे एक्चुअल साइट है वाटर, सॉल्ट और कुछ आयंस का सिक्रेशन का, मतलब यहाँ तक मतलब मिडिल ऑफ योर लूप ऑफ हेनले वाटर का अब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। ठीक है, या आप कह सकते हो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, कुछ आयनिक एक्सचेंज भी होते हैं। तो इससे क्या होता है, यूरिन का कंसंट्रेशन ना बढ़ने लगता है। लेकिन जो आपका थर्ड पार्ट है, यानी जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे ये आपका एक तो लास्ट पोर्शन है लूप ऑफ हेनले का, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर कोई भी वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा होता, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ना होकर यहाँ पर मेजरली आयन का सिक्रीशन होता है इनटू योर कंसंट्रेट, और वी कैन से फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट में बहुत सारा मटेरियल ऐड होने लगता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जैसे ही मूव करता है यूरिन इसमें से। ठीक है, सो ये नेक्स्ट पोर्शन दे देता है टू योर डीसीटी। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले यहाँ पे होती है ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि यूरिया और बहुत सारे आयंस इसमें सिक्रीट आउट हो जाते हैं, ताकि आपका फिल्ट्रेट जो है वो हाईली कंसंट्रेटेड हो जाए और आपकी बॉडी से कम वाटर रिमूव आउट हो। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे नियरली नेग्लिजिबल अब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, बहुत कम रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे वाटर का, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है ये वाटर के लिए परमेबल नहीं होती है, और वी कैन से परमेबिलिटी नहीं है वाटर के लिए, तो वाटर को बाहर भेजती ही नहीं है। राइट, वाटर के को डिफ्यूज़ आउट नहीं कर पाती। लेकिन जो आयंस है उसके लिए परमेबल होती है, क्योंकि कुछ आयन के चैनल्स होते हैं सेल में, तो उसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट कर देती है आयंस को। ठीक है, आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होगा, बट वाटर का जो एक डिफ्यूजन है वो नहीं हो पाएगा। सो हम ये कह देते हैं कि वाटर के लिए द मेम्ब्रेन ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्पर्बिएबल एज कम्पेयर टू योर आयंस। राइट, सो जिसकी वजह से आपका जो यूरिन है इट इज़ हाईली कंसनट्रेटेड, और अबाउट 4 फोल्ड्स मीन्स 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 टाइम्स योर यूरिन बीइंग कंसनट्रेटेड। ठीक है, तो जो लास्ट पोर्शन है, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से जो जॉइंट हो रहा है दैट इज योर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज द पार्ट, मतलब वो पोर्शन है जहाँ से आपका लूप ऑफ हेनले फाइनली एंड अप होता है। ठीक है, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लास्ट पोर्शन है, एंड लास्ट पोर्शन के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है, मतलब आपकी ब्लड में वाटर का कंसंट्रेशन, आयनिक बैलेंस एंड एवरीथिंग। इसका मतलब कि आयनिक बैलेंस, वाटर कंसंट्रेशन से हम ब्लड प्रेशर को भी माप सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली कंट्रोल होता है इस रीजन से। सो यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं, और वो हार्मोन्स का बहुत सारा रोल भी होता है। सो यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो ये है कि वो किडनी के हार्मोन्स का एक्शन साइट है। नाउ तो यहाँ पे सेकेंड फंक्शन जो ये क्या कराता है दैट इज योर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सोडियम आयंस। ठीक है, और सोडियम आयंस और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन से योर पीएच एंड आयनिक बैलेंस इज बीइंग मेंटेन्ड। लेकिन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मेजर अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज ऑल्सो बींग रीअब्जॉर्ब्ड। तो कैल्शियम का भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब सब कुछ जब रीअब्जॉर्ब हो गया सो यूरिन विल बी कम्प्लीटली कंसनट्रेटेड, और उसमें सिर्फ और सिर्फ रिमूवल और टॉक्सिक सब्सटेंस ही होंगे। जितना भी यूजफुल मटेरियल है ऑल इज बीइंग डिफ्यूज्ड आउट इन योर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, और उस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में ब्लड फ्लो कर रहा होता है जो आपकी पूरी बॉडी में फिर वो सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, सो वहाँ से वो रिमूव नहीं होगा आउट ऑफ योर बॉडी, वो बेसिकली दोबारा आपकी बॉडी में पहुँच रहा है।
तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का भी रोल हम देख चुके हैं। नाउ ये जो हमने पूरा प्योरिफिकेशन फिल्ट्रेशन किया, ये फिल्ट्रेशन पूरा जो मटेरियल बन रहा है, जो फिल्ट्रेट बन रहा है, और वी कैन से यूरिन जो बन रहा है, नाउ इट इज़ बीइंग कलेक्टेड इनटू अ कॉमन डक्ट, जो बहुत सारे नेफ्रॉन्स का एक कॉमन डक्ट है, ठीक है। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हर एक नेफ्रॉन से निकल रही होती है वो कलेक्ट होती है इनटू अ कॉमन डक्ट, एंड दैट डक्ट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, एक कॉमन डक्ट है, ठीक है, जिसमें अलग अलग जगह से नेफ्रॉन के डीसीटी ज्वाइन कर रहे होते हैं, और यहाँ से अपना अपना ये यूरिन पोर कर देते हैं इनटू योर कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट हर जगह से कलेक्ट करके इसे एक कॉमन रीजन में भेज देता है, दैट इज कॉल्ड एज योर रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस में ये कलेक्टिंग डक्ट ओपन होता है। नाउ तो लार्ज अमाउंट ऑफ हमने देख लिया, वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है फिल्ट्रेट में से फ्रॉम इन द कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग मतलब एक तरीके से तुम समझ लो कि रीअब्जॉर्प्शन हर स्टेज में होगा, तब तक होगा जब तक आपका फिल्ट्रेट एकदम हाईली कंसनट्रेटेड नहीं हो जाता है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है ये अपना सारा का सारा सिक्रीशन अब रिमूव करेगा इन द रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस फिर ओपन होगा इनटू यूरेटर एंड देन इनटू योर यूरिनरी ब्लैडर एंड देन आउट ऑफ योर बॉडी थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है। सो हमने पूरा देख लिया कि क्या क्या ऑर्गेनली हैं आपके, क्या क्या ऑर्गन इन्वॉल्व है इसमें, क्या स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं कि इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, यानी मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। Mechanism means कि steps of urine formation, how the step is taking place in your body, ठीक है, और in your nephron specifically। तो सबसे पहली चीज़ कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नाम पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ग्लोमेरुलर मीन्स फ्रॉम ग्लोमेरुलस, और फिल्ट्रेशन बोल रहे तो टू फिल्टर, ठीक है। तो जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है तो वो हमारा हो जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड प्रोसेस इज योर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और वी कैन से रीअब्जॉर्प्शन इन द ट्यूब्यूल्स। किस ट्यूब्यूल्स में, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, तीन मेजर ट्यूब्यूल्स है, और वी कैन से आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेजर अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आयंस, कुछ आपके इंपॉर्टेंट मटेरियल सब कुछ डिफ्यूज आउट हो जाते हैं इनटू योर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। थर्ड इज योर ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब है कि जब भी कुछ भी आप डिफ्यूज आउट करा रहे हो तो वहाँ पर जो कंसंट्रेशन है और पीएच है, जो बैलेंस है, वो डिसबैलेंस ना हो जाए, तो कुछ ना कुछ आयंस एक्सचेंज करने पड़ते हैं इनटू योर फिल्ट्रेट, ताकि आपका बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है। सो जो भी आपके ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट हो रहा है दैट इज़ योर ट्यूबुलर सिक्रीशन, और ये कहाँ से सिक्रीट होगा, ये होगा आपके आउटर एक्सटर्नल सेल्स से, ठीक है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन आपके ट्यूब्यूल्स में सिक्रीशन है। तो फर्स्ट स्टेप इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एज द नेम सजेस्ट, फिल्ट्रेशन और द इनिशियल स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन बाय द ग्लोमेरुलस, ठीक है। सो इट इज़ द प्रोसेस इन विच द ग्लोमेरुलर ऑफ किडनी फिल्टर योर एक्सेस फ्लूइड। आपकी बॉडी से जितना भी एक्सेस फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड इट इज़ नॉट एक्सेस टू योर बॉडी, आपकी बॉडी में जितना भी ब्लड कंसनट्रेशन है सब कुछ, वो सारा का सारा ब्लड बेसिकली वो सेल्स को छोड़ के सारा लिक्विड पार्ट आपका, उसमें ग्लूकोज होता है, बहुत सारी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सब का सब ग्लोमेरुलस में फ़िल्टर आउट हो जाता है। तो ये जो फ़िल्टर आउट हुआ उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिसको हम ऐसे जाने नहीं दे सकते, ठीक है। सो अब पहले तो देखेंगे कि फिल्ट्रेशन हो गया ग्लोमेरुलस से, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बेसिकली आउट फ्रॉम द बॉडी ब्लड यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आ जाता है, दैट इज़ योर पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले, राइट। सो दैट दे कैन बी एलिमिनेटेड आउट, और वो एलिमिनेशन तभी होगा जब उसमें से सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट निकाल दिए जाएंगे। नाउ जो सेपरेशन है, आप कह सकते हो जो लिक्विड पार्ट है आपका ब्लड का, दैट इज़ योर प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और डिजॉल्व सोल्यूट, एवरीथिंग, ये सब के सब एक तरीके से पोर्स के थ्रू रिमूव आउट हो जाते हैं पहले ही। इसका मतलब ये है कि जब सीव की तरह यानी छन्नी की तरह ग्लोमेरुलस लगा हुआ है, तो वो आप एक तरीके से समझ लीजिए कि जब आप चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चाय में आप क्या कहते हैं, चाय पत्ती एक सीव की तरह ऊपर रह जाती है और जो फिल्ट्रेट है वो डाउन इन योर कप आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी फिल्ट्रेट है जिसमें योर शुगर और ये जो लीव टी है सब कुछ मिक्सड है, तो वो फिल्ट्रेट वो आपका डाउन आ जाता है इन द बोमेंस कैप्सूल, और जो चाय पत्ती के हैं टुकड़े जो मेजर सोल्यूट हैं वो ऊपर रह जाते हैं। ऐसे ही जो ब्लड सेल्स हैं, जो डिसॉल्व प्लाज्मा है, सब कुछ ऊपर रह जाता है, और जो लिक्विड फॉर्म है, जो फिल्ट्रेट है, वो एंटर करता है इनटू द बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो अमाउंट है फिल्ट्रेट का, ठीक है, जितना भी अमाउंट एक किडनी, मतलब आपकी जो किडनी है वो 1 मिनट में बनाएगी, दैट विल बी गिवन योर
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और वी कैन से GFR। तो GFR इज व्हाट, 1 मिनट में किडनी कितना फिल्ट्रेट फॉर्म करती है, दैट विल गिव यू योर GFR। नाउ इन दिस फिगर ग्लोमेरुलस यू कैन सी राइट, तो ग्लोमेरुलस से यहाँ से जितना भी फिल्ट्रेट ले पाएगी, ठीक है, जितना भी फिल्ट्रेट यहाँ बोमेंस कैप्सूल में एंटर होगा, दिस विल गिव योर GFR, ठीक है, दिस विल फॉर्म योर GFR। तो एक किडनी में जितने भी ग्लोमेरुलस है, मतलब जितने भी नेफ्रॉन की ग्लोमेरुलस है, उससे कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, उसको हम कैलकुलेट करके ये बता सकते हैं कि कितना GFR है, ठीक है। सो GFR डिपेंड कि आपकी बॉडी में कितना कंसनट्रेशन है वाटर का और कितने सारे मटेरियल का कंसनट्रेशन। नाउ सेकेंड थिंग कि हमने अब मान लो फिल्ट्रेशन तो कर लिया, फिल्ट्रेशन करने के बाद अब जो मटेरियल, मान लीजिए जो फिल्ट्रेट आया, इस फिल्ट्रेट को और अच्छे से अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, कि हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है कि मतलब कि जो मेजर कंपोनेंट है उसमें छन्नी की तरफ निकल के आ जाए, और इतना बड़ा लॉस तो भैया हम सहेंगे नहीं, ठीक है। तो नेफ्रॉन पे हो जाएगी दिक्कत। अब क्या करना है कि सबसे पहले तो जो अमाउंट वहाँ से निकल रहा है, जो फिल्ट्रेट निकल रहा है, उसे करो भैया रीअब्जॉर्ब। नहीं करोगे तो बॉडी से जाएगा सारा पानी वेस्ट, ठीक है, और ये वेस्ट हम नहीं सह पाएंगे, हम इस दुख के, इस सदमे को नहीं झेल पाएंगे। तो होता क्या है कि इसके चारों तरफ राइट, आपकी पूरी ट्यूब्यूल के चारों तरफ, जो मैं अभी बता चुकी हूँ, दैट इज़ योर पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, जो इसको पूरी तरीके से लाइन करी हुई होती है चारों तरफ से, ठीक है। इसका कोई मेजर फंक्शन नहीं है इंस्टेड ऑफ ओनली वन, एंड दैट इज योर कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन। मतलब जो भी फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल के साथ साथ निकलेगा, जो भी फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल के साथ साथ निकलेगा, उस ट्यूब्यूल के साथ साथ निकलते निकलते ही उस सारा का सारा डिफ्यूजन हो जाएगा इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में, सारा का सारा डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा इनटू योर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो कुछ भी नहीं बचेगा ऐसा जिसको फेंकने के लिए हमें सोचना पड़े, यानी कि आपका जो कुछ भी मटेरियल इंपॉर्टेंट है सब कुछ रिमूव आउट हो जाएगा। आप कह सकते हो रिमूव आउट इन सेंस कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से अब्जॉर्ब कर लेंगे, और वो कैपिलरी दोबारा आपकी बॉडी में वो ब्लड पास ऑन कर देती हैं, ठीक है। सो मेजर जो ये देखा आपने, ठीक है। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या है, यहाँ पे सारे का सारा ग्लूकोज, योर आयंस, योर वाटर, सब कुछ अब्जॉर्ब हो जाता है, और वी कैन से सॉरी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। सो रीअब्जॉर्ब होता है। सो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज द सेकेंड मेजर स्टेप इन द यूनिट फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे मेजर अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट, योर अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, ये होता है। और सबसे ज़्यादा यू वोंट बिलीव इनिशियल पोर्शन में, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 70% ऑफ योर रीअब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस। तो 70% यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो हमने कहा किस किस चीज़ का अब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और ये रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है। जहाँ पे हम एक्टिवली वर्ड लगा देते हैं ना, इसका मतलब ये है इनको चाहिए ATP, बिना एनर्जी के हिलेंगे भी नहीं। मतलब एनर्जी दो, ATP दो तो हमें ले जाओ। तो यानी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और पेप्टाइड को मूव कराने के लिए चाहिए होते हैं ATPs। दूसरी तरफ जो वाटर, क्लोराइड और अदर आयंस, इनके नखरे नहीं है ज़्यादा, ये क्या करते हैं, पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब इनको चाहिए नो ATP, ठीक है। ATP में, बिना ATP में काम चलेगा भैया, अच्छे लोग, ठीक है। अब वाटर, क्लोराइड और अदर आयंस का सिंपल ये फंडा होता है कि आपके आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखते हैं इन बिटवीन और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और जो यूरिन है, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो हुआ, आयंस जो हुआ, ये बेसिकली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है, और वहाँ पे भी इसका मेजर रोल यही है कि आयनिक बैलेंस और pH को मेंटेन रखना है, ठीक है। सो आपकी कहीं पे भी डिसबैलेंस ना क्रिएट हो, इसलिए कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं, तो यानी बराबरी का एक तरीके से सौदा चल रहा होता है। अब जो सोडियम आयंस है, मतलब आपके जो मेजर सोडियम आयंस हैं, वो दो फॉर्म में याद निकलते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो दो फॉर्म में रीअब्जॉर्ब होते हैं, एंड दैट इज योर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। Na पॉजिटिव के आयंस रिलीज आउट होते हैं इन योर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, और आप कह सकते हो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और इसका रीअब्जॉर्प्शन का मेजर रोल, मेजर फंक्शन है कि आप यूरिया सिक्रीट कर सको। सोडियम का अब्जॉर्प्शन होगा तभी वो यूरिया को सिक्रीट आउट कर पाएगा इन द ट्यूब्यूल, ठीक है। और यूरिया आपको पता है इज़ अ वेरी बेसिकली इट्स अ टॉक्सिक नेचर कंपाउंड, और उसमें आपके नाइट्रोजन है, तो उसे हमें रिमूव करना है, तो वो टॉक्सिक है, ठीक है। जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन है, ये टाइटली कपल होता है विद द पैसिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन साथ साथ में होता है, और जैसे जैसे सोडियम फ्लो करता जाएगा, मूव करता जाएगा, वाटर का भी अब्जॉर्प्शन होता जाएगा। नाउ
दिस जो ओवरऑल ये जो प्रोसेस चल रहा है, दिस मेंटेन्स योर पीएच। मैंने अभी कहा पीएच के लिए, आयनिक बैलेंस के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए सब कुछ ये ज़रूरी है, ठीक है। अब मैंने कहा बैलेंस, जब कभी भी आपकी बॉडी में, चाहे आपका टेम्परेचर हो, चाहे आपका पीएच हो, आपकी बॉडी में कोई भी चीज़, ठीक है, हर एक चीज़ का बैलेंस मेंटेन रहता है। और इस बैलेंस मेंटेनिंग प्रोसेस को होम्योस्टैसिस बोलते हैं। होम्यो मीन्स टू सेम, ठीक है, स्टैसिस मीन्स टू मेंटेन। तो सेम तरीके का इन्वायरमेंट आपकी बॉडी में मेंटेन करके रखने को होम्योस्टैसिस का नाम दे देते हैं। तो ये आपने देख लिया कि क्या क्या होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में, क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती है और कहाँ कहाँ होती हैं, ठीक है। अब आज देखते हैं कि ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, एंड दिस इज योर थर्ड, और वी कैन से थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ फिल्टरेशन, ठीक है। सो फिल्टरेशन और वी कैन से अब्जॉर्प्शन। अगेन यहाँ पे भी मैंने आपको बताया डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस, और क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होगा, डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयनिक एक्सचेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे वी मोस्टली रिक्वायर अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच इज वर्किंग एक्टिवली। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हाँ अभी तो बताया एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एटीपी चाहिए, बिना एटीपी के ही लेगा भी नहीं। तो एटीपी का जब भी रिक्वायरमेंट हो, that is giving you a active transport movement, ठीक है। तो देखते हैं कि जो आपकी प्रॉक्सिमल और दोनों डिस्टल, ठीक है, दोनों टिब्यूल्स में H+ सोडियम एक्सचेंजर होता है। यहाँ पे H+ आयंस को दो, H+ आयंस को अब्जॉर्ब करो, फिर सोडियम को दो, सोडियम को अब्जॉर्ब करो, और यूरिया को ऐड करने का काम इनटू द फिल्ट्रेट। क्योंकि आपको पता है कि अगर मतलब पीसीटी से, लूप ऑफ हेनले से और डीसीटी से कोई भी चीज़ बाहर निकल रही है तो वो आसपास की पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से ही वापस चला जाए ट्यूब्यूल में, तो इसको कहेंगे सिक्रीशन। अभी ऊपर वाले स्टेप में मैंने कहा अब्जॉर्प्शन कहते हैं इसे, रीअब्जॉर्प्शन आप कह सकते हो, क्योंकि टिब्यूल से यानी पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी से जब बाहर निकल रहा है कोई चीज़ इनटू योर आसपास वाले टिब्यूल्स में, पेरिट्यूब्यूल्स में, उसमें अगर चला जाता है तो दिस इज योर रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आसपास की टिब्यूल से कुछ ऐड हो रहा है इनटू योर पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी जो फिल्ट्रेट उसमें है, अगर फिल्ट्रेट में कुछ ऐड कर रहे हो आप, तो दैट इज़ योर ट्यूबुलर सिक्रीशन। और यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन मेजरली यूरिया का होता है, बिकॉज यूरिया इज़ योर टॉक्सिक सब्सटेंस, नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो इसे आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं करेगी, तो इसको निकालने का पूरा इंतजाम ये कर देती है। तो हम देख लेते हैं कि यूरिया को इसने निकालने का काम कर दिया। अब जो पोटाशियम है, पोटाशियम और सोडियम एक साथ ही तरीके से एक्सचेंज हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे पोटाशियम का भी ट्रांसपोर्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी बॉडी में क्या नीड है इसकी, ठीक है। जितनी नीड होगी पोटाशियम की उस हिसाब से ये रखेगा, वरना एक्सेस पोटाशियम की इसको ज़रूरत नहीं है तो निकाल के फेंक देगा, ठीक है। अब देखते हैं कि पूरा जो प्रोसेस है ट्यूबुलर सिक्रीशन का एकदम उल्टा होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का। मतलब अगर आप कह रहे हो कि ट्यूब्यूल से कुछ बाहर आ रहा है तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, अगर मैं ट्यूब्यूल्स में कुछ डाल रही हूँ यानी जो फिल्ट्रेट उसमें फ्लो कर रहा है उसमें कुछ ऐड ऑन कर रही हूँ, तो यही ट्यूबुलर सिक्रीशन है। सो हमने सब कुछ देखा कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा होता है, क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या क्या तरीका है इसका। अब अगर देख कहें हम कि इतना सेंसिटिव प्रोसेस है ये, ठीक है, अगर इनमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके बारे में ये जो सस्पेंस क्रिएट कर रही हूँ ना मैं, ये बेसिकली मैं आपको बीच में ही छोड़ के जाने वाली हूँ। यानी कि नेक्स्ट सेशन में हम ये जानेंगे कि डायलिसिस, यानी कि ये अगर आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम कैसे इस पूरे प्रोसेस को, फिल्टरेशन को, प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस।